पहले कॉन्सेप्ट करा देता हूं बच्चे, पहले प्रैक्टिस करें, बहुत ही जरा सा बचा हुआ है। कॉन्सेप्ट करा दूं पहले, थ्योरेटिकल जो है ना, ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, हाउस प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले करा था सेक्शन 22। क्या आप बता सकते हैं सेक्शन 22 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। देन हमने करा था 23, एनुअल वैल्यू। देन 24, डिडक्शन। दो मिलती थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। देन हमने करा 25, एग्जैक्टली, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया। देन सेक्शन 26, कोनरशिप। और बेटे हम लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं, दैट इज सेक्शन 27। और 27 है जी डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है, मानो या ना मानो, आपको मानना पड़ेगा कि आप मालिक। ठीक है जी, समझते हैं एक बार। सेक्शन 27 and 27 talks about deemed ownership। विनर माइक के लिए एक बार हम बोल दूं संजय को। हाँ संजय। हाँ जी बच्चों, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी चीज टैक्सेबल होने के लिए कह सकता हूं ओनरशिप बहुत जरूरी? क्योंकि आपको याद है चार्जिंग सेक्शन क्या कहता था? पहली चीज की क्या होना चाहिए? एनुअल वैल्यू, है ना? अब तो आप समझ गए रेंट और एनुअल वैल्यू का क्या मतलब है। एनुअल वैल्यू होनी चाहिए किस चीज की? प्रॉपर्टी की। और आप उस चीज के क्या होने चाहिए? ओनर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, तो आपका जो भी ओनर है उसके हैंड्स में कहां टैक्सेबल हो जाता है? हाउस शॉप। ये बात हमने काफी डिटेल में देखी। अब सरकार ने ये देखा बेटे कि बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं मेरे को एक घर खरीदना है ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि जैसे ही मैं घर खरीदूंगा और उसको किराए पे डालूंगा, तो मेरे हैंड्स में क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। और इवन अगर मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी है, तो क्या मैं कह सकता हूं उसका किराया मेरे हैंड में टैक्सेबल है? बट आप सोचिए मैं इसका टैक्स कैसे बचा सकता? अगर मैं अपने किसी नोन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं जिसकी इनकम जीरो है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, मान लो हस्बैंड अर्न कर रहा है और अगर वाइफ अर्न नहीं करती है, तो क्या कहते हो आप? क्या प्रॉपर्टी अगर आप अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, तो जो भी किराया आएगा वो सीधा टैक्सेबल हो जाएगा या स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा? एग्जैक्टली। ऐसा बहुत सारे केसेस देखे, और जहां जहां पर ऐसे केसेस देखे गए, तो सरकार ने बोला भाई तुमने अपने स्पाउस को ट्रांसफर करा है, और अगर ऐसा कर दिया तो मालिक कौन बन गया? स्पाउस बन गई उधर। ठीक है, तो सरकार कहेगी हम नहीं मानते, आप ही ओन। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ऐसे पॉसिबल लूप होल जो गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर देखा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम इसको रोक देंगे, और ओनर किसको मान लेंगे? जो हस्बैंड है या कॉरेस्पॉन्डिंग वाइफ है उसी को। तो इसमें कई केसेस आएंगे, आइए बच्चे। सबसे पहला केस, जैसे सपोज करिए एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने ट्रांसफर क्या करा बच्चे? हाउस प्रॉपर्टी। ट्रांसफर मतलब समझते हो? कि दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दी। किसके नाम पे कर दिए? मिसेज। कहने से मिसेज ए स्पाउस, अच्छा स्पाउस
जेंडर स्पेसिफिक होता है या नहीं होता है? नहीं होता, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ को कर सकता है, वाइफ हस्बैंड। तो मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, क्या लगता है आपको, पैसे लिए होंगे या एज गिफ्ट? एज अभी हम गिफ्ट ले रहे हैं, या फिर फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन? सर इसका क्या मतलब है, एक बार लिख लेते हैं बच्चे, फिर अभी सारा समझाऊंगा। इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर एक इंसान अपने स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो अब ओनर कौन बन गया, मिस्टर ए या मिसेज ए? ओनर कौन है जनरली? मिसेज ए। तो बेसिकली इफ आई से हु इज द लीगल ओनर, मिसेज ए, पहली बात। तो भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी रेंट आ रहा है, मान लो रेंट कितने रुपए आ रहा है, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए किराया किसको मिल रहा होगा, मिसेज ए को। तो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाना चाहिए, मिसेज ए के हैंड में। और आप मुझे बताइए, मिस्टर ए तो इस बात से खुशी तो हो रहा होगा, क्यों मालूम है, उसने अपनी वाइफ को तभी गिफ्ट करा था। क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए मिस्टर ए ऑलरेडी 30% के टैक्स ब्रैकेट में है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, 30% ऐसे ही लेकर आऊं। यानी कि अगर ये ऑलरेडी 20 लाख कमाता है, सोच के देखो, मिस्टर ए ऑलरेडी 20 लाख कमाता है, तो 30% में होगा। अब जो इसको 6 लाख किराया मिलना था, उस पर कितना परसेंट टैक्स पड़ जाएगा, 30%, मोटा मोटी। डिडक्शन डिडक्शन छोड़ो ना एक बार के लिए, 6 लाख रुपए अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो 30%, 180 का टैक्स। इसने क्या करा, अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी। और जब इसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी बच्चे, तो आप मुझे बताइए टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो सरकार ने क्लियरली बोल दिया, भाई अगर आप एक इंडिविजुअल हो और अगर आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर करा, कैसे ट्रांसफर करा, एज गिफ्ट या एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बताऊंगा इसका मतलब। तो भाई साहब मिस्टर ए, आप ही कहलाओगे डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। और दूसरी बात, ये जो 6 लाख है, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर। पहले बताइए बच्चे, यहां तक क्लियर है? अगर आपने अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर करा होता, नहीं एक एग्जांपल ले लो, मान लो एक बार पेरेंट्स को करा आपने, है ना, नहीं आया ना दिमाग में आपके? बताओ, ठीक कह रहे पेरेंट का, ठीक है। सरकार ने सर ये, अगर मिस्टर ए है तो सिर्फ रूल क्या मिसेज ए के ऊपर ही लगाया है। यानी कि एक हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं और वाइफ हस्बैंड, यस। क्योंकि बेटे ऐसे केसेस ही नहीं आ रहे जिसमें टैक्स बचाने के लिए आप अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर, तो सरकार रूल क्यों बना लेगी? प्रैक्टिकल चल रहे केसेस सारे, ठीक है। मुझे बताइए, क्या आज की जो जनरेशन है, आप सब क्या अपनी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर करो? बिल्कुल, वैसे तो करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर्टी होनी भी चाहिए, ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सरकार को ऐसे केस नहीं दिख रहे। सरकार को क्या दिख रहा है, टैक्स की मैनिपुलेशन कहां पे चल रही है, जब एक इंसान अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे केस ही नहीं है कि एक इंसान अपने पेरेंट को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या प्रोविजन बने, कोई प्रोविजन नहीं। यानी कि क्या सर ये लूप होल है? हाँ है। अब कर दो, आप अगर 30% के ब्रैकेट पे हो, आपका किराया आ रहा है, पेरेंट्स के नाम पे कर दो, तो क्या डीम्ड ओनरशिप लग जाएगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोविजन ही नहीं है। बताइए, क्लियर है बच्चे? नाउ, हाँ बिल्कुल, अभी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, 6-7 पॉइंट।
कितना भी कमा रहे तभी इसके नहीं टैक्स। हाँ, ये सब नहीं देखूंगा मैं किसके नाम पर है, मतलब कितना क्या कमा रहे, क्या चीज है वो, है ना। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात करी। अभी बात हो रही थी कि आप पेरेंट्स के नाम पे करो, आपने बोला कि पेरेंट्स ही बच्चों के नाम पे कर दे प्रॉपर्टी पहले। ठीक है, तो अभी आएगा वो पॉइंट बच्चे। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर गिफ्ट करा, गिफ्ट तो फ्री में होता है, तो अगर, क्या गिफ्ट हो जाती है प्रॉपर्टी ऐसे, हो जाती, हो जाती, तो लोगों को प्रॉब्लम आने लगी कि यार अगर मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहा हूँ एज गिफ्ट, जैसे सपोज करो एनिवर्सरी आई, ये ऐसा हो सकता है कि कभी बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपने बर्थडे एनिवर्सरी या और भी जैसे फास्ट रखती है ना वाइफ, मान लो करवा चौथ पे फास्ट रखा और उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो नहीं तो फास्ट तोड़ दूंगी बीच में, तो मजबूरन आपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट करा। आप मुझे बताइए, अगर आपने प्रॉपर्टी को एज गिफ्ट करा तो सेक्शन 27 लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। लोगों को समझ आई यार, अगर मैं गिफ्ट दिखा रहा हूं तो सेक्शन 27 लग रहा है, क्यों ना ये दिखाऊं कि मैंने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी बेच दी 1 लाख रुपए की। प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की और दिखा क्या दिया, 1 लाख, तो सरकार को पता है आप क्या करो। सरकार कह रही है अगर कंसिडरेशन सही नहीं हुई तो भी ये प्रोविजन लगा देंगे। समझ रहे हो, इनएडिक्वेट है, यू आर नॉट टेकिंग द ट्रू वैल्यू एस। क्लियर है बच्चे? 1 करोड़, 1 करोड़ में घर का बैलेंस। एक, हाँ अगर ये भी पॉइंट आएगा, तो मैंने अगर आपकी वाइफ के पास ऑलरेडी अपना पैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने उनसे पैसे लेने वाले 1 करोड़ उसको ट्रांसफर करा तो प्रॉपर्टी थी वही 1 करोड़ आ गया, वो नहीं होगा। समझ रहे, वो भी एक बार अभी पॉइंट आएगा। ठीक है, पहले मुझे बताइए गिफ्ट और इनएडिक्वेट हो गया। अब आप समझिएगा, इस चीज की एक्सेप्शन है बेटा, आई मीन इस पॉइंट की एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ तो क्या 27 लगेगा? क्या कहते हो? नहीं। अगर ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, अगर आप एक्चुअली में उनको बेच रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, कभी कभी हो सकता है जेन्युइन हो, ठीक है, तो इफ द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट तो सेक्शन 27 विल नॉट अप्लाई। या फिर, हाँ जी, डिपेंड करता है, कभी कभी हो सकता है कि ज्यादा प्रॉपर्टीज है एलोकेट करने के लिए या कुछ भी है, ठीक है, और पैसे भी है वाइफ के पास, अपने पैसे तो ट्रांसफर दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो सरकार कुछ तो रूल बनाएगी ना, ऐसे तो नहीं करेगी ना कि मतलब डीम डी कर देगी। ठीक है, और दूसरा, इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ओ माय गॉड, आपने देखा है कि आजकल अगर डिवोर्स हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के पास 15 प्रॉपर्टीज है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है 5 प्रॉपर्टीज अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दीजिए, हो सकता है ऐसा। तो क्या रूल ऐसा होना चाहिए कि एक तो ये भाई का डिवोर्स हो रहा दोनों को, ऊपर से कोर्ट के अकॉर्डिंगली इसने 5 प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी, और इनकम टैक्स बोले तो ये 5 प्रॉपर्टी का किराया किसके पास जा रहा होगा, वाइफ के, मैडम के पास जा रहा है, और सरकार बोले कि टैक्सेबल मिस्टर ए के हैंड्स में होगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। एक तो डिवोर्स हो गया बेटे, प्रॉपर्टी भी चलेगी, किराया भी नहीं मिल रहा, पर टैक्स वाला आपके हैंड्स, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चे। ठीक है, सो बेसिकली इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट तो आप ये कह सकते हैं कि सर सेक्शन 27 नहीं। कहिए साहब, क्लियर है? तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ। हमें एक दो पॉइंट का एनालिसिस करना है, बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है। इंटेंशन ये है कि सरकार वो केसेस को रोकना चाहती है जहां पे आप जस्ट अपने कन्वीनियंस पे एक थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सो दैट आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। क्लियर है बच्चे? चलिए इसको बना लो एक बार, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पहला वाला रिलेशन स्पेसिफिक था, और मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाह रहा हूं, ए को बोल सकता हूं ट्रांसफरर,
और मिसेज ए क्या हो गई, ट्रांसफर। तो डीम डोनर कौन हो गया, ट्रांसफरर। सेट है कहानी। यानी कि आपके घर में आपके फादर क्या आपकी मदर को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर पाएंगे? अगर उन्होंने करी तो डीम डोनरशिप लग जाएगा। और अगर आपको करनी हो तो कर सकते। कांक्षा जी एकदम खुश हो गई आप। अगर आप आज घर जाके अपने पापा को बोलो कि पापा देखो आपको एक आज ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपका टैक्स बचेगा, बस उसके लिए प्रॉपर्टी में नाम बदलेंगे बस, तो पापा स्कीम सुनेंगे या बिना सुने ही पिटाई शुरू हो जाएगी? कितने बच्चे अगर घर जाओगे आज और बोलो कि देखो मम्मी को तो आप ट्रांसफर कर नहीं सकते, ठीक है तो हमें कर दो प्रॉपर्टी ट्रांसफर। हाँ, क्या है? ठीक है, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हैं? हाँ, क्या है? अल्टीमेटली तो होना ही है। हाँ, अगर आज आप घर जाके बोलो कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो अगले दिन क्लास आ पाओगे आप? हाँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मतलब ये चीज के आगे भी देखेंगे। अगर एक इंसान अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता, आप सभी माइनर हो मेजर हो? कितने बच्चे माइनर है? मेजर हो गए सारे। गुड। आप सभी के लिए स्कीम है, आज घर जाके समझाना बेटे पापा को, ठीक है, पूरा प्रोविजन समझना, फिर घर पे आज बात करना। मेरा नाम मत लेना बेटे, सर ने बोला था। मिस्टर ए अगर ट्रांसफर करता है टू माइनर चाइल्ड, कैसे ट्रांसफर कर रहा है? एज गिफ्ट और एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जो लीगल ओनर है वो तो बच्चा बन जाएगा, माइनर चाइल्ड, लेकिन डीम्ड ओनर किसको मान लिया जाएगा? मिस्टर ए आप कहलाओगे डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। और इसका मतलब सपोज करो कि ये बच्चे को रेंट आ रहा था 6 लाख का, तो ये किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ओके, क्या दोस्त? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। अगर मेजर को ट्रांसफर करा जाए तो क्या डीम्ड ओनरशिप लग रही है? नहीं लगी। यहीं से तो शुरू हुआ आपका, बात करोगे तभी घर जाके। पहले आप बताओगे कि माइनर को करते तो पापा फंस जाते, आपने बहुत अच्छा करा हमारे नाम पे प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर नहीं करी, पर अब तो आप मेजर बन गए हो। अब अगर आपके पेरेंट्स आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, क्या डीम्ड ओनरशिप लगेगा? नहीं लगेगा। क्या फायदा मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। आपकी इनकम क्या है, 0, और आपके फादर की इनकम मान लो 30% पे है, तो उनका जो किराया है उस पर तो टैक्स ही बच जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपने फादर का टैक्स बचा रहे हो, आप कन्विंस कर दोगे, तो क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे? वो आपको बोलेंगे कि बेटे एक मूवी आई थी बागबान, वो उन्होंने बहुत बार देखी हुई होगी। बागबान देखिए। क्योंकि बेटे आजकल की जनरेशन ये, हमारी तो अच्छी थी जनरेशन, आजकल की जनरेशन का भरोसा है क्या? हाँ, ठीक है। सो बेसिकली क्या कोई इंसान टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी
मेजर चाइल्ड के नाम पे करता है? हम्म, कर देते हो? क्या आप अगर घर में ये बात करोगे, क्या आपके नाम पे कर देंगे? क्यों क्यों नहीं करेंगे? भरोसा नहीं है उनको आप पर? बेटे, टैक्स पे करने के चक्कर में कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं कर देता। प्रॉपर्टी बनती है, पूरी जनरेशन लग जाती है। हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? आपको कर देंगे, घर में बात करोगे? कर देंगे। आप एक बार ना, मतलब रिकॉर्डिंग करना आज घर जाके, जब बात करोगे। नहीं, मम्मी बोलती हैं? अच्छा। कर भी सकते हैं, मैं इसमें डिनायल नहीं कर रहा। बट क्या मैं कह सकता हूँ, जैसे ही आज आप घर जाके अगर बोलोगे कि पापा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, तो पापा को पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, कहाँ से? नहीं, मेरा नाम मत लेना फिर। वही मेरे को, मतलब वो मैं इंश्योर कर लूंगा, वो भी बताना है तुम्हें। ठीक है, अगर वो ऐसे बोले तो आपने बोलना है दुष्यंत सर ने बताया था। ठीक है। बट रियलिटी ये है बेटे, अनलेस ऐसा कोई जरूरी ना हो, कोई जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता। ठीक है। तो ऐसा फैक्ट है ये। आप इसको बोलो अरे सर ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसा होता है। ठीक है। कर भी सकते प्रॉपर्टी में, ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर नहीं भी कर रहे तो गलत नहीं है उसमें कोई। समझ रहे हो? तो वो चीज है। तो मुद्दे की बात यो है कि अगर मिस्टर ए माइनर चाइल्ड को करता है तो डीम्ड वर्शिप लगता है, मेजर को करता है तो नहीं लगता। अब मैं एक छोटी सी एक्सेप्शन भी यहां लिख रहा हूं। एक्सेप्शन का मतलब कि किन किन केस में नहीं लग रहा। पहला क्या लिख दूंगा? एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर माइनर चाइल्ड के पास इतना पैसा है कि वो पैसे दे रहा, तो क्या दिक्कत? होता है बेटे, आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल कितने सारे मिलियन करोड़ व्यूज होते हैं। समझ रहे हो? तो इफ देर इज एडिक्वेट कंसिडरेशन। दूसरी बात, इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। माइनर मैरिड डॉटर के केस में भाई, ये लीगल इलीगल कौन सा लॉ लग रहा है हमारे लिए? ये मुद्दे की बात नहीं। मुद्दे की बात ये है कि इनकम टैक्स क्या कहता है। इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर एक इंसान अपने माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो सेक्शन 27 लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। दैट मीन्स लीगल ओनर कौन बन गई? माइनर मैरिड डॉटर। और इसका मतलब टैक्सेबल भी किसके हैंड्स में होगा? माइन, क्योंकि जब 27 लगा ही नहीं, तो माइनर मैरिड डॉटर। आपके मन में आ रहा होगा सर, बल्कि यहाँ तो 27 लगना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। बल्कि यहाँ तो लिखा होना चाहिए था, भाई तूने माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करी है, चाहे प्रॉपर्टी भी चलेगी तेरी, पर टैक्सेबल यहाँ होगा ताकि वो रुके। अभी बेटे एक चैप्टर आएगा क्लबिंग का। क्लबिंग का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हो। अब ये पढ़ाई वाली क्लबिंग है बेटे। हमेशा ऐसे नहीं बेटे कि हमेशा क्लब सोचो। अब है ना, प्रीत जी अभी लास्ट रियूनियन में भी आप गए थे। ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझिए, माइनर मैरिड डॉटर जो है, अगर उसको ट्रांसफर करते हैं, आप समझिए 27 लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। और आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा कि सर लगता तो डिस्करेज तो होता। बेटे एक चैप्टर आएगा वहां पे डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 27 नहीं लगा। 27 किस किस केस में नहीं लगता? क्या मेजर चाइल्ड को करते हो तो लगता है? नहीं लगता। माइनर को विद एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लगता। एंड माइनर मैरिड डॉटर को नहीं लगता। मुझे बताइए, क्लियर है सही बच्चों को? अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है, तो मैं बाकी पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। ये दो मेन पॉइंट थे। लिख लिया बच्चों ने?
वो अलग लॉ है ना। अगर ये चीज हो रही है तो इनकम टैक्स तो अपने टैक्स के ऊपर ट्रीटमेंट बता, ठीक है। अब वो मैरिज एक्ट में क्या लीगल एज लिखी है, कौन सी प्रोसिक्यूशंस क्या होगी, वो अलग एक्ट बताएगा। इनकम टैक्स उसके कुछ नहीं बताएगा कि क्या है। समझ रहे हो? चलिए, तो अगर यहां तक क्लियर है तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। और अब ना अभी मतलब पॉइंट्स 4-5 हैं, और एक बार लिखेंगे वो पॉइंट्स को। पहले मैं आपको रीड भी कराऊंगा वही जो पॉइंट हमने करे हैं। पेज नंबर 1। चलिए, सबसे पहले 2 पॉइंट पढ़ लो बच्चे। ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। ये 2 पॉइंट एक बार रीड कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हमें लाइन लिख भी लेंगे जो आप कह रहे थे। पहले दोनों पॉइंट पढ़ लो, फिर उसके बाद वो लिख लेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया। बॉक्स वाला पढ़ा। अगर मैं जस्ट अपनी वाइफ को ट्रांसफर करने से पहले उसके अकाउंट में 1 करोड़ डलवा दूं, वाइफ के अकाउंट, एंड देन आई शो इट एज एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्या 27 लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन एक चैप्टर आएगा आगे जाके जो देखेंगे। तो आप प्लीज ये बॉक्स वाले पॉइंट लिख लीजिए बच्चे, माइनर चाइल्ड के नीचे लिख लीजिए। हाँ, नोट डाल के ही। और सिर्फ इतने तक ही लिख लेना। पूरा ही लिख सकते हो वैसे। सच ट्रांजैक्शन वुड अट्रैक्ट क्लबिंग प्रोविजंस। नहीं नहीं, ऊपर वाले को नहीं लिखना, वो तो हमने केस बना दिया बस वो। ठीक है, सिर्फ नोट लिखना है बच्चे। हाँ दोस्त, वाइफ ने सर्विस की। हाउस वाइफ ने क्या बोला? अच्छा, ऐसा अगर हो गया तो बेटे मतलब पता नहीं, मतलब आपने काफी दिमाग लगा के सोचा, पर ऐसा तो नहीं है अभी तक, तो ऐसा केस नहीं बना होगा शायद से। कि मतलब जैसे घर का अगर काम करा तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, फिर प्रोफेशनल सर्विस। अच्छा, हाउस वाइफ है और सी है, और हाउस वाइफ बनने के बाद प्रोफेशनल सर्विस आ गई, और विद 2 करोड़। हाँ, हस्बैंड वाइफ, वाइफ भी सी है, और वाइफ ने बोला कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, मुझे प्रॉपर्टी दे दो। गुड। फिर से बोलिए एक बार। लोन तभी मिलता है जब तेरा तेरा सोर्सिंग होता है, अगर तू दिखा सकता है। देख वो हो जाता है, पर फिर अल्टीमेटली इसका मतलब उसके अंदर ट्रांजैक्शन का दम तो नहीं है ना, तो वो अगर पकड़ा जाएगा तो डीम्ड ओनरशिप ही मानी जाएगी।
हाँ, जब तक नहीं है तब तक क्या पता लग रहा था? ये आप खुद से जाके थोड़ा ना बताते हो। आपको क्या लग रहा है? आप कल को अपनी वाइफ को ट्रांसफर करो, आप खुद बोलोगे अरे मेरे ऊपर डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन लग गया, सरकार आ जाओ मुझे ओनर बना दो दोबारा। ये थोड़ा ना होता। ये तो सरकार कल को पकड़ेगी तो करेगी ब्रो। टैक्स लगेगा। अगर सैलरी अभी नहीं बढ़ने के बाद में 2 साल के बाद पते तो भाई पुरानी डेट से पेनल्टी इंटरेस्ट सब लगाऊंगा तेरे ऊपर। हाँ। हो गए बच्चे? फाइनल प्लानिंग करो। पेपर कंसेंट इज 21। अगर कोई कर दे ग्रुप में कि आई एम नॉट 21, आई डिड कंसेंट, फर्स्ट माय फादर नॉट टू द कमिटी, सेकेंडली डिड नॉट कंसेंट उस मैरिज, उस केस में तो वो तो टैक्स दे नहीं सकती, या तो उसका स्पाउस देगा या तो उसके फादर देंगे, क्योंकि अगर इसको बना भी दिया होता है एज ऑफ कंसेंट अगर आ जाएगा तो टैक्स उसके नाम का टैक्स। एज ऑफ कंसेंट ये कौन से लॉ में लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या किसी में? ठीक है। मतलब मैं आपको रिफाइनमेंट कैसे दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इनकम टैक्स का बता सकता हूं। अब उसमें माइनर के लिए कौन कौन से लॉज है, क्या कंसेंट क्या पेपर वर्क होता है, बाकी लॉयर का काम है, हमारा काम नहीं है। समझ रहे हो? उसका उसके अंदर क्या कहानी, कौन से केस लॉ जिंदगी में चल रहा है, वो तो अलग मैटर ऑफ स्टडीज। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज, थर्ड इज होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। देखो बच्चे, इम्पार्टिबल एस्टेट होता है एक प्रॉपर्टी जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता। मतलब आपको सिर्फ ना थ्योरेटिकली समझना है। सबसे पहले समझिएगा, इम्पार्टिबल एस्टेट एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। तो भाई अगर प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो पा रही, मान लो 3 भाई हैं, 4 भाई, वॉट एवर बी द केस, भाई बहन है, वॉट एवर बी द केस, तो जो भी उसका होल्डर होगा, जो भी वहां रह रहा होगा, उसको डीम्ड ओनर बोल दिया जाए। ठीक है। आपको इसके अंदर ज्यादा कोई उसके अंदर जाना, क्या सिचुएशन क्या चीज है, कोई नहीं है। इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब पता होना चाहिए, विच कैन नॉट बी लीगली डिविजिबल। तो उसका मालिक कौन, जो वहां पे रह रहा है वो मालिक है उसका। ठीक है बच्चे? ऐसे ना, जैसे वो जो एस्टेट्स क्या होते हैं, जैसे जो किले होते हैं ना जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते ऐसे एक किले के अंदर ही। तो उसका जो भी मालिक होता है या जो भी प्रिंस रह रहा है, ऐसे अभी आज आप जयपुर में जाओगे ना तो कई होटल्स होंगे जो बड़े बड़े, जो वो थे उससे होटल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उसका किंग होता है वो वहीं रह रहा होता है। हाँ, मतलब ऐसे मत सोचो, इट इज लाइक जनरेशनल प्रॉपर्टी। पर उनके भी जो बच्चे हैं तो अभी के, मतलब प्रेजेंट किंग होते हैं तो वहीं रह रहे हो। समझ रहे हो? तो उस एंगल से आप समझ सकते हो कि जो भी उसको होल्ड कर रहा है वही मालिक बन जाए। तो वहां रहा। हाँ, तो फिर वो ज्वाइंटली भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक ही बंदा रह रहा है, whosoever, मतलब मान ले कोई डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी है, मान ले सपोज कर, और 4 भाई हैं और एक ही रह रहा है, तो जो उधर रह रहा होगा उसको बोलते हैं। समझ रहे? ठीक है, एक बार लिखना बच्चे, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, हेडिंग लिख ली? और लिखते हैं एक बार, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट shall be deemed to be the owner, holder of impartible estate shall be deemed to be the owner of all properties comprised in the estate। आप समझ रहे हो? एक ही estate में, एक ही किले में बहुत सारी प्रॉपर्टी, एज इट इज लिख लो। है जी? shall be deemed to be the owner of all properties comprised in the estate। comprised in the estate। और इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब क्या है? It is a property which is not legally divisible। लिख लीजिएगा, इम्पार्टिबल एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी दैट इज लीगली नॉट डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं बच्चे।
मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे सर ये क्या होता है? आपको पता है? आप में से कितने बच्चे, कोई पता है आप में से कितने बच्चे, अभी तो पार्टीशन हो गया, पर पाकिस्तान में रहते थे पहले? आप किधर? लाहौर, वेरी गुड। मुल्तान। और भी कोई बच्चा? घबरा क्यों रहे हो बेटे, अभी थोड़ा ना आया हो लाहौर से। हाँ, बांग्लादेश। कौन? अच्छा, जब उस टाइम पार्टीशन हुआ होगा, ईस्ट पाकिस्तान और वो जो है। हाँ, वहां से सीधा सीआर पाक। ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, ऐसे बहुत सारे, अभी आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट से बात करोगे, दादा दादी से, बहुत सारे, ये जो नगर है ना, नगर, मालवीय नगर, लाजपत नगर, तिलक नगर, पटेल नगर, पटेल नगर भी, राजेंद्र नगर, ये सारे रिफ्यूजीज कैंप हुआ करते थे। नगर का कॉन्सेप्ट यही था, जब पार्टीशन हुआ था तो जो भी हिंदूज उधर रहते थे, जो इधर आए थे, उनका तो घर उधर ही था ना, इंक्लूडिंग नहीं, जैसे बोलते ना मुल्तानी, समझते हो आप? मुल्तानी होता ना, तो मुल्तान पहले उधर ही तो था, पंजाब का ही तो पार्ट था पहले। समझ रहे हो? तो बेसिकली वहां से जो भी इधर आए थे, और आपने अगर मूवी देखी है मिल्खा सिंह तो समझ जाओगे सारे ही। मिल्खा सिंह में यही था ना। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मान के चलिए, जब पार्टीशन हुआ था इधर आए थे, तो सोसाइटीज भी फॉर्म करी गई कि भाई इनका, इनको घर मिलना चाहिए, जिनकी जमीन उधर थी उनको अलॉट होना चाहिए था या नहीं था, वॉट एवर। तो अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हम लोग को भी, जहां पे भी मैं रहता हूँ मालवीय नगर में, शिवालिक में, तो मेरे दादाजी को भी ऐसी मिला था कि एक स्कीम थी एक सोसाइटी की। जैसे सोसाइटी क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं, आप में से कोई बच्चा है जो कॉलोनी में रहता है, जैसे उसमें, ठीक है, तो मान लो RWS सोसाइटी, समझते हो आप? ठीक है, तो हम लोग की, जैसे जहां पे मैं रह रहा हूँ ना, वो सोसाइटी टाइप कॉन्सेप्ट है, शिवालिक A ब्लॉक है वो। ठीक है, और उसमें कितने घर है बेटे? उसमें मोटा मोटी 300 घर है। ठीक है, आप मुझे बताइए वो घर का एलोकेशन कैसे हुआ होगा? बहुत पहले की बात कर रहा हूं, 25 साल पहले, एकदम खाली एरिया होता था वो, और लोगों ने, जो लोग वहां से आए थे, उन्होंने अप्लाई करा था कि सरकार द्वारा स्कीम है, आप लोगों को हो सकता है घर मिल जाए। आप मुझे बताइए, अगर 300 घर हैं, तो एप्लीकेशन तो हजारों में होगी, लाखों में भी हो सकती है। फिर लकी ड्रॉ निकला था कि जिस जिसको घर मिल गया है, उनके नाम अनाउंस हो। अब जिसके यहाँ नहीं मिले, तो कोई और सोसाइटी की स्कीम चल रही होगी, लाजपत नगर, तिलक नगर, वो बहुत सारी सोसाइटीज की स्कीम चल रही थी। तो बेसिकली हमको भी कैसे मिला था, और ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल गया, आपने उसको परचेस करा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं, तो ये जो लैंड है पूरा का पूरा, समझिएगा, ये किसको बिलोंग करता था? गवर्नमेंट को, समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड किसके नाम पे कर दिया? RWA के नाम पे, सोसाइटीज के नाम पे। और सोसाइटी को बोला, आप अपने हिसाब से एक यूनिफॉर्म लकी ड्रॉ, अनबायस लकी ड्रॉ करिए, और जो लोग वहां से आए उनको घर दीजिए। तो बेसिकली जब लकी ड्रॉ हुआ, तब हम लोग को एक घर मिला बच्चे, उसका एड्रेस A295। सर दुष्यंत सर का घर क्या है? A324। पर वो इधर नहीं रहते थे, उन्होंने बाद में खरीदा। समझ रहे हो? ठीक है, सो बेसिकली हम लोग जैसे मैं जो रह रहा हूं, वी वर दी ओरिजिनल अलॉटी, मेरे दादाजी को अलॉट हुआ। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से आए थे, और उसके बाद बेच के चले जाओ तो अलग बात है, वो तो दूसरे भी आ रहे हैं, फिर मिक्स हो रहा है वो तो। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, हमें जब घर मिला, तो RWA ने हम लोगों को क्या बनाया बेटे? मेंबर बना। जितने वहां पे प्लॉट्स हैं, उतने मेंबर्स हैं बच्चे। और ये जो प्रॉपर्टी है सर, क्या हमारे नाम पर है? नहीं, दिस इज ऑन अ 99 ईयर लीज। ये बात है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी ना कभी होगा, प्रॉपर्टी के पेपर देखोगे, समझोगे आप सारी बात। हाँ, ये लीज पर है। कितने साल के?
तो सर 99 के बाद हटा दिया जाएगा? नहीं, वो एग्जैक्टली exactly, बढ़ जाती है और वो है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बच्चे? लीज होल्ड, ठीक है। सर क्या आप इस पे घर मतलब और बना सकते हो, कुछ है? अच्छा ठीक है, पहले मैं उस पे नहीं आता। सर क्या इसको लीज होल्ड को फ्री होल्ड करा सकता हूं? अभी अभी अगर मैं बोलूं प्रॉपर्टी के पेपर में नाम किसका होगा जो सरकारी ऑफिस के अंदर होगा? तो आरडब्ल्यू का होगा। यानी कि लीगल ओनर कौन हुआ? आरडब्ल्यू है। और डीम्ड ओनर कौन मान लिया जाए? क्योंकि भाई ऐसा है, मैं आज उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा सकता हूँ, किराया आ रहा है, और मैं बोलूं मैं तो मालिक ही नहीं हूं, हाउस प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रियल बेसिस पे आरडब्ल्यूए का नाम है प्रॉपर्टी के अंदर, पूरी सोसाइटी में आरडब्ल्यूए का नाम है, लीगल ओनर वही है, पर डीम्ड ओनर किसको मान लिया जाएगा? हमें। क्यों? क्योंकि क्या मैं उसको किराए पे चढ़ा सकता हूँ? चढ़ा सकता हूँ। और अगर किराया आएगा तो मैं बोल दूंगा मैं मालिक नहीं, सरकार ने बोला ऐसा नहीं। जो भी मेंबर है आरडब्ल्यूए का, उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि इट इज ऑन अ हाउ मेनी इयर्स ऑफ लीज, मालिक ही हो जी आप, ठीक है। और अगर मैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी में थोड़ी सी फीस पे कर दूं तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बच्चे? फ्री होल्ड का मतलब ये होता है आरडब्ल्यू का नाम हट के मेरा नाम आ जा रहा है। व्हाट इज फ्री होल्ड? मैं मालिक हूं। लीज होल्ड, लीज पर है, पर मालिक हूं, हाँ हूं, लेकिन थोड़ा सा पेपर वर्क का ग्लिच है बस। समझ रहे हो? तो आपको समझ आया बच्चे फ्री होल्ड लीज होल्ड क्या है? अब वो क्या बोल रहे हैं देखना। खत्म हो गई बस बात। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब चाहे कंपनी भी बोल लो, एक कंपनी बन रही है उसमें 100 घर है, 100 मेंबर बना दिए मैंने, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर अ हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम एसोसिएशन शेल बी डीम टू बी द ओनर। ले दे के बाद एक ही लाइन लिखनी है, एक बार लिख दीजिएगा आप, पहले हेडिंग लिख दो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर मैं जो बोलूंगा वो लिख लेना। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉमा कंपनी member of cooperative society comma company shall be deemed as owner of such property, shall be deemed as owner of such property, shall be deemed as owner of such property. आप में किसी को बच्चे को जीपीए पता है? जीपीए क्या होता है? पता है क्या होता है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट है। नहीं, ये नहीं होती। मतलब ये भी हो सकता होती हो, पर उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी पता है आपको क्या होता है? आपके भी आप पे सारे एक्शन कर सकते। आपको पता है अगर मेरे को अपना घर बेचना है ना आपको, तो हम जाएंगे उधर सरकार के वहां एसडीएम ऑफिस में, उनके सामने जो जज होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वोट एवर पोजिशन जो होती होगी, थंब इम्प्रेशन लगेगा, एक एग्रीमेंट बना होगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचता हूँ, फोटो खींचेगी और प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी कि मेरे हाथ से प्रॉपर्टी यहाँ चली गई। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है मैंने इतने की बेची, आप मुझे पैसे भी दे दोगे। तो कह सकता हूं इस तरीके से सेल करी जाती। एक और तरीका होता था, बीच में सरकारें अलग अलग सरकार बीच में पंगे डालती रहती थी, वो होता था पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उनके सामने मत जाओ, 100 रुपए के 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख दो कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना जो मेरी है, मैं इस पे पूरा अधिकार तुम्हें देता हूं, आई गिव यू द पावर ऑफ अटॉर्नी। तेरे को इस घर को बेचना है बेच ले, पैसे रख लियो। तेरे को इस घर में रेनोवेट करना है रेनोवेट कर ले। तेरे को इस घर में रेंट किराए पे चढ़ाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई एम ऑथराइजिंग यू। और इसके बदले मुझे कितने दे दे? 2 करोड़, एज गुड एज सेल। तो लोग ऐसा क्यों करते थे? स्टैम्प ड्यूटी बचती थी। अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, यही 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे 5% स्टैम्प ड्यूटी लगता था। वो बचाने के लिए लोग क्या करते थे? पावर ऑफ अटॉर्नी। समझ रहे हो? अब मुद्दे की बात ये है, अगर मैं पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपको दे दूं
हु इज द लीगल ओनर? एसडीएम के ऑफिस में तो मेरा ही नाम है, पर डीम्ड ओनर कौन कहला जाएगा? यानी कि इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर टू पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल्दो ऑन पेपर्स मैं ओनर हूं एसडीएम के ऑफिस में, बट लीगल ओनर कौन होगे बच्चे? आप, जो ट्रांसफर है। क्लियर है बच्चे? तो इसका एक छोटा सा एक वो चार्ट टाइप बना लेते हैं बस। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, और है ना बड़ा झमेला होता है, पता है? बताऊंगा आपको ये, मतलब और बताता हूं एक बार, ठीक है? और इसका ना जीपीए मेरे को भी अभी रिसेंटली जब एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक और कुछ बेच रहे थे, तो पता लगा जीपीए स्टैंड्स फॉर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी बोल लो या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोल लो, समझ रहे हो? तो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांसफर करता है किस तरीके से? थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मेरा आपसे सवाल है, हु इज द लीगल ओनर? मिस्टर ए, बट डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा? मिस्टर बी। और पावर ऑफ अटॉर्नी वाली ट्रांजैक्शन को, आई मीन इस घर को दोबारा बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटे। पीपल अवॉइड जो लीज होल्ड होती हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू होती हैं, पीपल अवॉइड बाइंग दोज प्रॉपर्टी। हम लोग बेचना चाह रहे थे एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो जीपीए पर है, तो जिसको बेच रहे थे उसने कुछ अमाउंट भी दे दिया था कि मैंने खरीद ली, लेकिन फिर उसको ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन बाद उनको लगा नहीं ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली ट्रांजैक्शन वो है, ये तो लीज होल्ड भी थी वो, समझ रहे हो? तो कह रहे नहीं मैं कोई नहीं खरीद। पीपल प्रेफर कि भाई फ्री होल्ड वाली हो, साफ सुथरी प्रॉपर्टी हो, साफ सुथरी मतलब कोई लीगल पेपर का कोई भी झमेला ना, समझ रहे हो? बिकॉज द अमाउंट यू इन्वेस्ट इन इज वेरी ह्यूज, सो यू डोंट प्रेफर एनी ग्लिच इन द पेपर्स, समझ रहे हो? वो वाली चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? इन लास्ट, हाँ जी बच्चे। अगर मैं घर बेचना, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट से पेपर से बना रही हूँ, बट डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ फीस लेता है कि ये दे दो मुझे, मैं कोर्ट में जाके सबमिट करा दूंगा, तो इज इट स्टिल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर वो फिर कोर्ट के सामने वाली बात है? आई डिड प्रेजेंट माय सेल्फ बट ही डिड दैट ऑन बिहाफ ऑफ मी। ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ हम्म। अगर जैसे कल को आप जॉब करेंगे, तो अगर आप कल को लीगल टैक्स किसी में भी कर रहे हो, कोई इनकम टैक्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप आपसे मैं बात, मान लो मैं इनकम टैक्स वाला हूं, मैं आपसे बात क्यों करूंगा? सबसे पहला पेपर लगाओगे आप पावर ऑफ अटॉर्नी का, कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो नहीं लेकर आए जाओ, लेकर आओ फिर मैं बात भी नहीं करूंगा आपसे। आई नीड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। आप बोल रहे हो आप हो, ऐसे थोड़ा ना होता है। डॉक्यूमेंट लगा पहले, सबसे पहला पेपर फाइल में पावर ऑफ अटॉर्नी का लगता है, फिर उसके बाद सबमिट करो जो डॉक्यूमेंट मांगे आपसे, समझ रहे हो? लास्ट पॉइंट, पर्सन हैविंग अ राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 years। एक बार लिखना बच्चे इसको। मतलब नेक्स्ट पॉइंट वन से हाँ, टोटल कितने हो गए थे हमारे? 5 पॉइंट, चार हो गए, फिर फाइव 4 हो गए। 5 4 एक अभी और, तो अभी आपको पता है कि एक इसका ही बात हो रहा है, तो क्या आपको चीज बना है कभी कल एग्रीमेंट होता है एक क्लाइंट है पढ़े हो? हमारे आपके पास हो गए मिल जाएगा एक्सचेंज के ऑफिस में, लेटर डालोगे, इतने सालों से रह रहे हो, कोई तो वे आउट हो। आप हाउस ऑफ टैक्स दे रहे हैं, दैट प्रूव्स कि आप ही ओनर होंगे, डॉक्यूमेंट्स तो वो दोबारा से दिखेंगे, तो पहले तो दोबारा। आपने भी किया था पावर ऑफ अटॉर्नी, उस वाले कौन सी किया था मेंबर ऑफ? हाँ उसी के लिए था, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। नहीं नहीं, अगला था वो। नेक्स्ट पॉइंट था। हाँ वो नेक्स्ट पॉइंट था। सिर्फ आप हेडिंग लिख सकते हो, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो बना सकते हो।
लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा बच्चे? Having right to period for not शुड नॉट बी लेस देन 12 ईयर, यानी कि अगर 12 साल हुए या उससे ज्यादा हुए तो आप डीम्ड ओनर बन जाएंगे। कहने का मतलब ये लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। अगर मैंने आपको किराए पे दे रहा हूं, आपको पता है ये जो जगह में किराए पे मिली, कितने साल के किराए पे मिली? 3 साल के। अगर ये एग्रीमेंट में लिखा होता कि मैं आपको 12 साल के किराए पे दे रहा हूं, 12 साल, तो भाई साहब आप डीम्ड ओनर बन जाते। समझ रहे हो? सो बेसिकली आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, इसी का चार्ट बना लीजिएगा। ए ने, नहीं 12 या उससे ज्यादा, ठीक है, हाँ मतलब वो बनाएंगे अलग अलग। ए ने बी को लेट आउट करा कितने साल के लिए बच्चे? भाई साहब डीम्ड ओनर बन जाएगा ये। इतने साल के लिए वो लेट आउट नहीं करता। अब आपके दिमाग में सर 3-3 साल करके रिन्यू कर करके हो जाए, तो वो बात नहीं हो रही, एक ही बात की एग्रीमेंट की हो रही है, सिंगल एग्रीमेंट। मान लो मेरा यहाँ पे 3 साल है, अगले 3 साल भी और 3 साल है, तो 12 साल मैं मालिक बन जाना, ये बात नहीं हो रही। एग्रीमेंट तो हर बार 3 साल का बन रहा है ना। कौन? नहीं नहीं, इनकम, अब इनकम टैक्स के पर्पस के लिए बस ये हो गया। आप सिर्फ थ्योरेटिकली समझो उस चीज को कि जनरली ऐसे ट्रांजैक्शन देखे गए थे कि उसमें दिखा रहा है किराए पर दिया भाई, 15 साल कौन किराए पे देता है भाई एकदम से, तो वो टेक्निकली वही है, समझ रहे हो? अगर ए ने लेट आउट करा 3 इयर्स के लिए टू बी, क्या डीम लेट आउट का प्रोविजन लगेगा? अगर ए ने बी को लेट आउट करा 18 इयर्स के लिए, मैडम डीम्ड ओनरशिप का बस अब ये समझो, ये तो मैं केस ऐसे बना के दे रहा हूं जैसे कि हमारे को लीज पे मिला हुआ है 99 ईयर्स, ठीक है? तो एक तरीके का किराया दिखाते हैं ना, लीज टर्म होता है, किराया हमको दे नहीं रहे, तो पर ओनर कौन मान लिया जाएगा? जिसको आपने लीज पे दिया। अगर आपने लीज पे दिया फॉर 12 ईयर्स और मोर, तो जिस बंदे को दिया उसी को मालिक मान लिया जाए। लेट आउट की जगह अगर आपको लीज लिखना चाह रहे हो तो लीज लिख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। डीम लेट आउट की बात, इसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ मत, कोई मतलब ही नहीं है कुछ। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो किराए के टर्म्स है, अगर 12 साल या उससे ज्यादा है तो डीम्ड ओनर मान लिया जाता है, जो टेनेंट होता है बस। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो ये आपका सारा का सारा सेक्शन 27 था बच्चे। अब एक छोटी सी बात करूंगा और बस सारा डेटा खत्म होगा। क्या टाइम हो गया? नहीं है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब आप रेंट पे रहते हो तो अनफर्निश्ड हाउस होता है, फर्निश्ड होता है, या दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। किराया किसका ज्यादा होता है? फर्निश का। क्यों? क्योंकि उसमें जो फर्नीचर लगा है, एसी, टीवी, फ्रिज, सोफा, उसका भी किराया है। तो आप जब किराया दोगे तो जो बंदा रिसीव करेगा वो सारा का सारा हाउस प्रॉपर्टी में, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो फर्नीचर और उसका है वो अलग, अदर सोर्स और पीजीबीपी। अब मैं इस पे बोलूंगा डिपेंड करता है। अगर मैं मान लो मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी के 50,000 और जो सामान लगा उसके 10,000, ये एग्रीमेंट में लिखवा दिया मैंने। आपसे कितना किराया लूंगा? 60,000 का। 50,000 प्रॉपर्टी का, 10,000 सामान का। तो 50,000 वाला कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। और 10,000 अदर सोर्स या पीजीवीपी, डिपेंडिंग, कहीं वो मेरा बिजनेस तो नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर हमारा एग्रीमेंट है 60,000 ले रहा हूं, आपने कहा कितना किसका, मैंने कहा ये सारी बाइफरकेशन नहीं देता, जगह लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो। यानी कि एग्रीमेंट में या तो लिखा है या नहीं लिखा है। अगर तो लिखा होता तो सेपरेट कर देता उसको, नहीं लिखा है तो कहाँ टैक्सेबल हो? हाँ, उस प्रॉपर्टी को, दैट्स डोमिनेंट। तो आप समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंपोजिट रेंट। अगली हेडिंग डालिएगा बच्चे, छोटी सी बात है।
जिसके अंदर रेंट प्लस फैसिलिटीज होती है बच्चे। सेक्शन कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसी प्रोविजन है। हाँ अलग है, वो खत्म हो गया। रेंट प्लस फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब एसी, टीवी, फर्नीचर, लिफ्ट, लॉबी, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, गार्डन व्यू है तो किराया ज्यादा होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो कंपोजिट रेंट है, या तो ये सेपरेबल होगा, प्रॉपर्टी का अलग बता दूंगा, उसका अलग बता दूंगा, या फिर इनसेपरेबल। अगर सेपरेबल हुआ तो आप मुझे बता दीजिए प्रॉपर्टी का रेंट कहां टैक्सेबल हो जाएगा, और फैसिलिटी का, अदर सोर्स भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर इनसेपरेबल हुआ तो भाई बात इतनी है, डोमिनेंट पोर्शन तो हाउस प्रॉपर्टी है। ऊपर ना बच्चे मैंने रेंट लिखा हुआ है, उसकी जगह आप कह सकते हैं ना प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटी। कही क्लियर है? कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रॉपर्टी बहुत छोटी चीज बन जाती। क्यों? आपको प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे रहा हूँ, काय बात की प्लांट में स्टील बनाने, बड़ा बहुत बड़ा यूनिट। और स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए बिल्डिंग तो साथ में देनी पड़ेगी, इंजीनियर बैठेंगे। मेन इंटेंशन क्या हो, बिल्डिंग देना या स्टील प्लांट देना? किराए पे दे रहा हूं आप, ऐसी होती है कंपनीज। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला मतलब आप ये समझिए कि ऐसा हो सकता है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दे रहा हूं, बट उसके साथ आपको कैंटीन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इंजीनियर्स के लिए बैठने के लिए जनरेटर्स लगे होंगे, कितना सारा एरिया दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी दे रहा हूं आपको। आप मशीनरी समझो तो बेटर है। अब आप मुझे बताइए इसमें डोमिनेंट पोर्शन क्या है, क्योंकि मैं इसे केस बना रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए, अब भाई या तो इन दोनों का किराया सेपरेबल होगा या इनसेपरेबल होगा। अगर मैं सेपरेबल है तो प्रॉपर्टी का किराया कहां टैक्सेबल हो जाएगा, और प्लांट एंड मशीनरी का, अदर सोर्स या फिर पीजीवी। ज्यादा चांस पीजीवीपी के होंगे भाई, मेरा काम ही यही होता होगा, प्लांट बना बना के किराए पे दे रहा हूं, जैसे गाड़ियां किराए पे दी जाती हैं। समझ रहे हो? तो ये और हाई लेवल का हो गया। और अगर इनसेपरेबल है तो क्या लग रहा है आपको, अदर सोर्स या फिर, बिकॉज आप इधर ऐसे लिख सकते हैं, डोमिनेंट पोर्शन क्या ले रहा हूं बच्चे में, प्लांटन्स। डोमिनेंट पोर्शन है, सेपरेबल नहीं। प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा बड़ी चीज है। समझ रहे? कहिए क्लियर है? लास्ट पॉइंट रह गया बस। ये टैक्स में ना क्या होता है, खत्म नहीं होते पॉइंट भी। हाँ हाँ, ओके। डीएलएफ के बाद बहुत सारे टावर्स है, अलग पॉइंट आगे, बस लास्ट पॉइंट है, खत्म। इसके बाद डीएलएफ का बहुत सारे टावर्स है, क्या वो सारे बेच दिए? नहीं बेचे, कुछ बिक गए होंगे, जो खाली हैं वो कुछ किराए पे भी चढ़ गए होंगे। डीएलएफ ने टावर बनाए, 1000 यूनिट्स टावर के अंदर, कुछ तो बेच दिए। जो नहीं बिक रहे क्या करो, किराए पे चढ़ा दूं, ये भी कर सकता हूँ, करता होगा, क्यों नहीं करेगा भाई। अभी भी कुछ खाली होंगे, वो खाली किसके, डीएलएफ के। अगर खाली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम लेट आउट,
मतलब भाई साहब डीएलएफ के जो प्लॉट खाली पड़े हैं डीम्ड लेट आउट है भाई, वो हालत खराब हो जाएगी बेटी। भूटानी इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दे आर मेकिंग टावर्स मानेसर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। इनको किस बात की टेंशन है? बेचना तो है ही, पर अगर खाली हुआ तो उसका मालिक कौन? वो खुद। वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उसको। मेरे कहने का मतलब उनका ऑफिस खुला हुआ वहां पे, दुकान है उनकी, एयरटेल रिलायंस की दुकानें होती है जैसे। नहीं, ताला लगा वहां। स्टॉक है मेरे लिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं डीएलएफ का ये टावर है जिसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स है बच्चे, और ये सब कहने से दिस इज स्टॉक ऑफ डीएलएफ। यस, दे ट्रेड इन दिस। भाई उसने ये बेच दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, बिक गया तो। सर ये भी बिक गया, बहुत अच्छी बात है, ये भी बिक गया। लेकिन ऐसा होता होगा कुछ खाली होते होंगे, और हो सकता है कुछ लेट आउट हो। सर जी ये बाकी सारे के सारे खाली पड़े हैं बस। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब सिर्फ दो प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा? बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज क्या माना जाएगा? सोच के देखिए। एक तो उसने स्टॉक क्रिएट करा जो बिक नहीं रहा है ना, अभी देखेंगे, भी रुक जा। एक तो उसने जो स्टॉक बनाया बेचने के लिए वो बिक नहीं रहा है, जो बिका नहीं कुछ कुछ किराए पे चढ़ा दिया, पर जो खाली है उसको सरकार क्या कह रही है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या मान लिया जाएगा? विच मीन्स ये सारा का सारा कहाँ टैक्सेबल हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? हो रहा है। प्रेशर है भाई, यानी कि मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिक नहीं रहा, और उसको किराए पे मान के चलना पड़ रहा है मेरे को। बस सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन ये है कि जब भी आपका टावर बन जाएगा ना, 2 साल तक नहीं मानेंगे इसको ऐसा। आज टावर का कंप्लीशन हो गया। कंप्लीशन कैसे होता है? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज बोलती है कि नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी जो कि पूरी बन चुकी है, आप यहाँ पे लोगों को लाना शुरू कर सकते हैं। जैसे घर बनता है तो बच्चे पूरी ड्राइंग होती है, आर्किटेक्ट्स होते हैं, लॉ के हिसाब से पूरी चीज बनती है। तो जब भी आपका टावर कंप्लीट हुआ, आप उस साल को छोड़ दीजिए, उससे आगे के 2 साल तक आपको मैं डीम लेट आउट पे तंग नहीं करूंगा, उससे आगे वाले पे तंग करूंगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं बोलूं इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई, आज की डेट ही ले लेते हैं, 9 September 25, तो आप कह सकते हैं ये जो अभी कह सकते हैं कि जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम लेट आउट अप टू, आप बताइए कितना? 2 years from the end of previous year in which construction completed। 2 साल दूंगा आपको इस साल के आगे। ये कौन सा साल था? 25-26। 2 साल हो गए, 31 मार्च 28। 31 मार्च 28 तक मैं आपके ये डीम लेट आउट का प्रोविजन नहीं लगाऊंगा। 31 मार्च 28 के बाद अगर ये 5 प्रॉपर्टी या 5 प्लॉट खाली निकले ना, तो 3 को डीम लेट आउट मान लूंगा। क्लियर है बच्चे? इसको लिख दीजिएगा, और सारी की सारी बात आपकी डन है बच्चे। 2 साल नहीं, जो हुआ था 2 से ज्यादा उसके बाद भी, जब -31 मार्च 28 आ गया, मैं April 28, तो मैं लिखूंगा कितने सेल्फ ऑक्युपाइड, दो कुछ होगा बाकी को नहीं होगा।
सर देखिए ऐसा है कि हाँ दोस्त, क्या दोस्त? हाँ, जो सोल्ड आउट है वो इसका स्टॉक है, वो ये ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर सेल्स में दिखा दिया इसने। यार देख, बिजनेस जब होता है ना, या तो तू ये बोले कि तू मैकडोनल्ड्स है और तेरे पास 500 प्रॉपर्टीज हैं जहां पे तू शॉप खोल के बैठा है, वो तू खाली करके बैठा है उसको। समझ रहे? तेरा ऑफिस थोड़ा ना है इधर, तू ऑफिस खोल ले सारी जगह, मैं नहीं करूंगा टैक्स। समझ रहे? तू ऑफिस खोल में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो एयरटेल के 500 मान ले, 500 ऑफिस है, तो मैं उसे सेल्फ खुद है उधर, तो आप कितनी मर्जी ब्रांचेस खोल में उस पर नहीं, खाली वाले में तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन चेकिंग होगी उस दिन फिर होगा बस। उनकी प्रॉपर्टी पर क्या बिफोर कंप्लीशन पे होते हैं, बाकी ये हो सकता है। जो भी टारगेट्स होते हैं बेचो भाई, तो बाद में बनने के बाद नहीं हुआ, वो बोलेगा मैं जब प्रोजेक्ट रोक दूंगा पर पहले भेज दो। तो उसमें जीएसटी का क्या कदम होता है? तो इट इज अ, बनने के बाद बिकता है तो उस पर जीएसटी नहीं होती। बना बनाया प्लॉट है ना, तू खरीद रहा है, तेरे को मैं हाथ क्या चाबी दूंगा, उस पर जीएसटी नहीं। लेकिन अगर मैं बना के तेरे को मतलब थोड़ा पैसा ले रहा हूँ तो उस पर जीएसटी होती। दैट्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, हम देखेंगे वो जीएसटी। क्या ये बच्चे क्लियर है? तो सर जी, हाँ नोट कर लो एक बार। हाउस प्रॉपर्टी आपका सारा का सारा डन है बच्चे। एक क्लास अगर बोलोगे तो प्रैक्टिस की रखेंगे, है ना? एक क्लास रख लेंगे, नेक्स्ट क्लास पे पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और डेटा और कोई नहीं है, आप यही नोट्स अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? यार मैं सोच रहा हूँ यार, कैपिटल गेन्स हेवी हो जाएगा अभी, थोड़ा देखते हैं एक बार, छोटे बच्चे हैं अभी। हाँ, ट्राई करता हूँ। आप कब दे रहे हो पेपर, जून में दे रहे हो? दिसंबर? ठीक है, वही सोच रहा हूँ यार, बड़ा हेड उठाऊंगा ये। हाँ, सोच रहा हूँ अभी, ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जीएसटी आगे बढ़ा दूं पैरेलल। सोच रहा हूँ क्या करूँ, अभी कंफ्यूज हूँ। हाँ, ठीक है। अकाउंट्स की क्लास इधर ही है, 15 मिनट। ठीक है बच्चों, तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे 1:45। ओके, थैंक यू मच, बाय बाय बाय। जैसे ये हुआ, जैसे इनएडुकेट